नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के मेड़ाताल ग्राम पंचायत में ग्रामीण पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन नहीं लगाए गए हैं और गांव का एकमात्र कुआं भी सूख चुका है। ग्रामीण कीड़युक्त गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। पंचायत द्वारा लगाए गए नल से सप्ताह में सिर्फ 1-2 दिन पानी आता है। अब तक न कुएं की सफाई हुई है और न ही पीएचई विभाग या ग्राम पंचायत ने कोई कदम उठाया है। आइए एक नज़र डालते हैं इस डिटेल्ड रिपोर्ट पर। क्या नाम है, क्या समस्या है? सर मेरा नाम देवीदीन मरावी है। समस्या क्या है आपकी? ये पानी नहीं आ रहा है सर। यहाँ हम कई सालों से ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पड़े हैं। सरकार कह रही है कि घर घर नल जल योजना है, फिर भी यहाँ पानी आने का कोई समस्या व्यवस्था नहीं दिख रहा है हमको। अभी तक जहाँ भी पी रहे हैं देख रहे हैं, वो पंचायत से जो कुछ भी बोर मिला है वही से हम पानी ले रहे हैं, तो वो भी 2 दिन में एक बार आता है, 3 दिन में एक बार आता है। कितना समय आएगा कोई गारंटी नहीं रहता, कभी आके चला जाता है। वही खराब कुएं का पानी पी रहे हैं जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। उससे पूरे बच्चे बूढ़े से लेके पूरे बीमार पड़ते हैं। इसकी शिकायत नहीं की है आप? किए थे सर। क्या पीएचई विभाग वाले आके दवाई डाले कुएं में? नहीं सर, नहीं डाले। नहीं कोई दवाई नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला हमको। सरपंच सचिव को ध्यान दिया जाता है तो सरपंच सचिव भी नहीं डाले हैं, ना कोई पीएचई विभाग वाला कोई आके यहाँ पानी नहीं दवा नहीं डाला है इसमें। अभी तक ऐसा कोई पानी से नहीं आया। टैंकर से पानी गिरवाने के लिए बोल रहे हैं, तब भी कोई सुनता ही नहीं है। अब लापरवाही किसकी है सर, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। सरपंच से बोलते हैं तो सरपंच नहीं सुनता, सचिव से बोलते हैं सचिव नहीं सुनता, तो क्या करें, जनता मिलकर बोलते हैं। अब सबसे बोल देखे तो क्या करें हम भी, अब कोई नहीं सुन रहा है हमारा, तो किससे कहें हम। मोबाइल बंद करके रख लेते हैं। फोन बंद करके रख लेता है सरपंच। अच्छा, फोन लगा। हाँ, आज भी हमने फोन लगाए थे सर। पानी नहीं आ रहा है, पानी की हम सख्त जरूरत है। कब से है ये समस्या? बहुत दिन हो गए, ये तो 1-2 सालों से चल रहा है सर। ऐसा डेली चल रहा है कि कभी अभी अभी हुआ है? डेली चल रहा है सर। मतलब बहुत दिनों से परेशान है। हम्म। तो अभी जो नल जल योजना के तहत जो नल लगने थे वो नहीं लगे हैं? नहीं, कहीं पे भी नहीं? नहीं। तो फिर क्या कर रहे हो आप उसके लिए? हमको पानी की सुविधा चाहिए। जो कुआं में तो इतना गंदा पानी इसको पी रहे हैं। नहीं, इसको पी रहे हैं, इससे तो बीमार हैं। बीमार भी हो रहे हो आप? हाँ, सर्दी खांसी जुकाम बुखार। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे? हाँ, पूरे बूढ़े तक पूरे। क्या नाम है? मालती हुई है सर। क्या समस्या है? हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है सर। हमारे गांव में नल जल योजना से हमें पानी नहीं मिल रही है, ना तो कोई अभी इधर कनेक्शन लगा है नल जल योजना का। और पंचायत से जो मिल रही है हमको पानी, वो पंचायत से हमें मतलब सप्ताह में 1 बार पानी मिलती है या 2 बार। सप्ताह में 1 या 2 दिन बस मिलता है। उसके बाद हमें ऐसे गंदे पानी को पीना पड़ रहा है। कुआं में ना तो पानी है, बिल्कुल पूरा कचरा है, इतना कीड़े हैं, इतना गंदा पानी है, जिससे हमारा गांव पूरा ऐसे ही पी पी के बीमार पड़ रहे हैं। ना तो हमें पानी की सरकार कोई सुविधा दे रही है। हमने सचिव सरपंच को बहुत बार आवेदन डाले हैं, जा जा के घर में भी बोले हैं, पंचायत में भी गए हैं कई बार, पर कोई सुनाई नहीं मिल रही। ना तो हमें कोई इंसाफ है, ना कोई न्याय है, ना कोई सरपंच ध्यान दे रहे हैं, ना सचिव ध्यान दे रहे हैं, और ना सरकार से कोई अन्य सुविधा हमें मिल रही है पानी के लिए। अब हम इतने मजबूर हो गए हैं कि यही गंदा पानी हमें पीना पड़ रहा है, जिससे बच्चे भी बीमार हैं और बूढ़े भी बीमार हैं। पंचायत में इसका बिल आता है जो नल आ रहा है पंचायत? बिल आता है सर, बिल सरपंच सर लेते थे पहले, अभी तो वो बाहर चले गए हैं। तो लेकिन बिल हर महीना लिया जाता है। बिल हर महीना लिया जाता है सर। कितना लेते हैं? 100 रुपए महीना का लेते हैं। और नल कब आता है? नल वही सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन देते हैं, उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, सुबह दिए या शाम दिए, कोई भी टाइम। जल जीवन मिशन के तहत जो नीली पाइप वाली नल लगने वो लगे? नहीं सर, नहीं, वो नहीं लगा है अभी तक की।
सरकार तो कह रही घर घर पानी पहुंचाएंगे। नहीं सर, कहाँ से पानी पहुंचा रही है? पंचायत से मुश्किल से जो नल लगी है उसमें तो 1 या 2 दिन पानी मिल रही है। सरकार ने कहाँ से हमें घर घर पानी पहुंचा दिया? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3000 और मोबाइल को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। बटवाली गांव के जंगल में अज्ञात शव मिलने के बाद मामला सामने आया है। आरोपी लकी ने शराब पिलाकर अपने दोस्त आसिफ की गला दबाकर हत्या कर दी। सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अभी मामले की आगे की जांच चल रही है। सर सिविल लाइन क्षेत्र में एक मामला सामने आया है जहाँ पर एक दोस्त ने कुछ पैसे की लालच में अपने दोस्त को मारा। क्या है? देखिए 16 तारीख को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के भटौली के जंगलों में एक डेड बॉडी की सूचना थी। उस पर तत्काल SHO, CO और जो ICOP है वहाँ भगवानपुरी सभी मौके पर गए और उस डेड बॉडी को लेकर के उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की उसके लिए स्टार्ट की गई, जिसमें इसके पहचान के लिए भी पूरा प्रयास किया गया। बहुत प्रयास के बाद ये पता चला कि जो मृतक था इसका नाम आसिफ था और ये पागबड़ा का रहने वाला, थाना पागबड़ा क्षेत्र का रहने वाला था। उसमें जब छानबीन की गई और गहराई से इसकी विवेचना की गई तो उसमें इसका एक साथी था जिसका नाम लकी है। ये दोनों एक साथ नशा वगैरह करते थे और कुछ कबाड़ के पैसे को लेकर और एक मोबाइल को लेकर इस दोनों के बीच में विवाद हुआ। लकी उस आसिफ को यानी मृतक को लेकर के यहाँ इधर सिविल लाइंस के क्षेत्र में आया और आने के बाद उसने उसको पहले नशा दिया और नशा देने के बाद उसकी गला दबाकर, गला घोंटकर और उसकी हत्या कर दी। इसमें हम लोगों ने छानबीन की है। ये जो लकी मर्डरर है ये अरेस्ट हो गया, इसको कल जेल भेजा गया है। जितने सारे इक्विपमेंट्स इसने यूज किए थे सारा रिकवर हो गया है और इसमें अगली वैधानिक कार्रवाई की जाए। कितने रुपए का लेन-देन? देखिए केवल 3000 रुपये का लेन देन की बात सामने आई है। 3000 रुपया इसने इसको देना था मृतक को। उसके वो पैसा उसका लिया हुआ था लकी ने, जो मारने वाला है, वो देना नहीं चाह रहा था और उसी के चलते इसने इसकी हत्या की। सर तो क्या दोनों दोस्त है या आस पड़ोस के रहने वाले? तो नहीं, दोनों आपस में नशा करते थे, आस पड़ोस में रहते भी हैं और दोनों में काफी दिनों से दोस्ती थी। मेरा नाम अकबर। अकबर भाई, एक लड़की की बॉडी मिली थी, उसकी शिनाख्त हो गई, ये आसिफ बताया जा रहा है उसका नाम। हमारा भतीजा था। अच्छा, क्या हुआ था इसके साथ में? ये तो कल से हमें पता नहीं, गायब हो गया था कल शाम से, परसों से। हाँ परसों से हुआ था, लेकिन जब इसकी खबर मिली हमें तो जब पता चली और पता ही ना थी। पहले भी गायब होता था घर से? न पहले ना गायब हो रहा था, मोहल्ले में रह रहा था। अच्छा, क्या करता था ये सब काम कर लेगा, या घर में चले जाएगा, या पुताई कर ली, किसी की मजदूरी कर ली, कोई भी काम। अच्छा, अब क्या पता चला आपको, कैसे पता? अब ये पुलिस ने केस खोला, शक के आधार पर उठा के लाई है पुलिस। अब उनके घर वाले हमारे घर आने के धमकी दे रहे हैं कि आपकी गोली मारवा देंगे, जिसके पहले जहीरा है कि उसके घर वाले को गोली मरवा देंगे और एक तुम्हारे घर वाले को गोली लगवाएंगे, जिनका इन्होंने पहले मारा था। अब हमें क्या पता इसे किसने मारा, ये तो पुलिस का काम है, वो उठा के लाइए। उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को मामूली बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं यूपी समेत अन्य राज्यों में भी होती रहती हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त जताते हुए आरोप लगाया कि उनकी जान को भाजपा से खतरा है। अवलेश सिंह ने अखिलेश को प्रधानमंत्री जैसी NSG सुरक्षा देने की मांग करते हुए कहा कि गृह मंत्री को पत्र भी लिखा गया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अखिलेश जी हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक लोग हैं, जो उनके विषय में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और जिस तरह की धमकियां उनको दे रहे हैं, उस संबंध में हमने गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि उनकी सुरक्षा जो पहले NSG थी, उनको NSG की सुविधा मुहैया कराया जाए, सुरक्षा कराया जाए। और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा जिस तरह से होती है,
उस तरह से जो हुई हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो देश के युवाओं की चेहरा और भविष्य है, तो इसको ध्यान देखते हुए प्रधानमंत्री के समकक्ष उनको सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भावी प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहा हूँ मैं, और बनने वाले हैं, और उनका भविष्य जनता और किसानों के हित में है, इसलिए उनको सुरक्षा अभी से ही कवर करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि वह नौजवानों की चेहरा हैं और देश के भविष्य हैं। उनको किससे खतरा है? खतरा तो जो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं, जैसा कह रहे हैं कि भाई हम गोली मार देंगे, और इस तरह की बात अभी तक सरकार ने कोई इस तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों के तरफ नहीं किया, तो ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनको धमकी दे रहे हैं, तो स्पष्ट दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ शासन काल है बंगाल में, और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं वक्त को लेकर के, जिस तरह से वहाँ विरोध और आगजनी और तमाम हिंसा हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी वहाँ फेलियर है, सरकार वहाँ फेलियर है? बिल्कुल फेलियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा दे रहे हैं, जैसे पूरे देश में सांप्रदायिक वातावरण फैलाने का, कि हवा दो ताकि हमारे को सत्ता मिल जाए, ज़मीनी हकीकत मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई हिंसा नहीं हो रही? कोई थोड़ा बहुत हिंसा कहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में लोग नहीं कर रहे हैं, सांप्रदायिक वातावरण फैला रहे हैं, किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। उसी तरह से छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, छोटी घटनाएं हो रही है, और क्या, बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हैं। और ममता जी को जो जनादेश मिला है, पहले भी मिला था, 19-20 में मिला था और 24 में मिला था, बिना हिंदुत्व के लोगों के वर्चस्व के चलते इतना बड़ा जनादेश किसी को नहीं मिलता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक वातावरण फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए इस तरह की बात अफवाहें करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आईटी कंपनियों को आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से नया रायपुर को आईटी हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू की गई नई औद्योगिक नीति के तहत विशेष रूप से नक्सल प्रभावित व दूर क्षेत्रों के शिक्षित युवाओं को रोजगार देने पर जोर दिया जा रहा है। एनआरडीए के सीईओ सौरभ कुमार ने बताया कि आईटी कंपनियों को प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा रहा है और अब तक 4 कंपनियों को 1800 सीटें आवंटित की जा चुकी हैं। दंतेवाड़ा के किशन मंडावी जैसे युवाओं ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इससे बस्तर जैसे इलाकों के युवाओं को आईटी क्षेत्र में करियर बनाने का मौका मिल रहा है। कंपनी आया है जिसमें छत्तीसगढ़ के काफी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है। जी, राज्य सरकार की अभी ये मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार मूलक और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कार्य करें, जिसपे बच्चों को, हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे उनको नौकरी मिल सके। उसके अंतर्गत ही जो नया रायपुर अथॉरिटी प्लग एंड प्ले स्पेस अवेलेबल करा रहा है, उसमें अभी वर्तमान में 4 कंपनियों को 1800 सीट आवंटन की गई हैं, जिसमें करीब 2600 नौकरियां सृजित होंगी। उसी के अंतर्गत एक पहली जो कंपनी है स्क्वायर बीपीओ, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। सर, और क्या पोटेंशियल है सर, और कितनी कंपनीज आ सकती हैं? यूजुअली बात होती है कि नया रायपुर आईटी हब जैसा डेवलप होगा। अभी ये शुरुआत हुई है। जैसे बताया कि हमने करीब 1800 सीट आवंटन कर दी हैं अलग अलग कंपनियों को। बड़ी कंपनियों को भी की है, टेली परफॉर्मेंस जैसी बड़ी कंपनी को भी की है, जिसके भारत में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। और हम इस पे भी सीमित नहीं है, हम एक उसके जो और भी जो हमारे पास जगह है उसको एक अलग आईटी टावर के रूप में विकसित कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं कंपनियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा भी क्वेरीज आ रही हैं। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही हम यहाँ पे 5 से 6 हजार रोजगार जो हमारा लक्ष्य है वो हासिल कर सकें। सर, यूजुअली बच्चों जो रायपुर में रहते हैं या आसपास रायपुर के कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनको तो पता चल जाता है, लेकिन रिमोट एरियाज में जैसे सरगुजा हो गया या फिर दंतेवाड़ा है, बस्तर के जो जगह, वहां पता नहीं चल पाता कि ऐसी एक्टिविटीज चल रही है, तो उसको कैसा है? हम जिला कलेक्टरों से समन्वय कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी प्राइवेट कंपनी आ रही है, हम उनको भी, जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है हर जिले का, उससे भी समन्वय करा रहे हैं। मुझे बताते बहुत खुशी होगी कि जो अभी वर्तमान में कंपनी संचालित है उसमें छत्तीसगढ़ के करीब 13 से 14 जिलों के बच्चे हैं। सभी ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक सभी क्षेत्र के बच्चे वहां काम कर रहे हैं। तो इसमें नक्सल प्रोन एरिया से भी बच्चे आए हुए हैं, उन लोग के लिए एक नई किरण है सर, उम्मीद की किरण है उन लोग के लिए।
नक्सली क्षेत्र जो बहुत तेजी से कम हो रहा है वर्तमान में, उसके जो बच्चे हैं, भले ही वो दंतेवाड़ा के हों, कांकेर के हों, धमतरी के हों, नगरी के हों, उन सब का भी बढ़ चढ़ के रोजगार में अपने पांव पे खड़ा होना, रोजगार लेना, ये बहुत ही अच्छी पहल है। आगे जाके इसके बहुत सर आज मैं रायपुर के आईटी कंपनी जो कि स्क्वायर है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मैं तेलम से हूँ, जो कि दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है, जो कटेकल्याण ब्लॉक में पड़ता है। तो उस एरिया से यहाँ तक आईटी कंपनी में आना मेरे लिए आसान नहीं था। तो मैं मेहनत किया बहुत अच्छे से अपनी एजुकेशन लाइफ में भी, मतलब जब तक मेरी स्टडी रही फर्स्ट से लेकर कॉलेज तक के। तो मेरा जब मैं 10th में था तो तभी मेरे को आइडिया आया था कि मेरे को आगे जाके कंप्यूटर फील्ड में काम करना है। तो उस वक्त आसान नहीं था, मतलब फील्ड चूज करना आसान नहीं होता है 10th में रहते हैं। तो मैं अपने गुरुजनों से बात करता था कि मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता। तो मेरे को आईटी फील्ड अच्छा लगता, तो इसलिए मैं कॉलेज में मैं आईटी चूज किया। तो जैसे कंप्यूटर साइंस मैंने लिया, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। फिर मैं आईटी क्या है, पहले लोग सोचते थे कि आईटी का मतलब होता है बेंगलोर, मुंबई या फिर गुड़गांव, ऐसे सोचते। छत्तीसगढ़ में कौन सी आईटी कंपनी आएगी, तो पहले ऐसे सोचते थे। मैं भी जब दंतेवाड़ा में रहता था तो यही सोचता था कि मैं जो आगे पढ़ के हो सकता है मुंबई या फिर जैसे बेंगलोर हो गया, ये बड़ी सिटी जो आईटी हब बोलते हैं अभी इंडिया में, वहाँ जाना हो सकता है। ऐसे मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मेरे को उतना जाना है। तो मतलब वो होता था उस टाइम में, मतलब पेरेंट्स भी थोड़ा सोचते इतना दूर कैसे जाएंगे। लेकिन अभी क्या छत्तीसगढ़ में जैसे आईटी कंपनी आई, तो मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ के युवा जो हैं, बस्तर जैसे मेरे जैसे लोग, बस्तर से छोटे गांव से भी जो लोग आते हैं, वो भी आगे मतलब पढ़ाई लिखाई करके छत्तीसगढ़ में आईटी नौकरी पा सकते हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत कठिन है। तो मतलब मेरे टाइम में थोड़ा लगता था कि मैं छोटे गांव से आया हूँ तो बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन मैं जब मेहनत किया तो मेरे को ये आगे चल के अच्छा लगा, मतलब गुरुओं का सपोर्ट मिला। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी ये सोचते, मतलब छोटे मेरे जैसे दंतेवाड़ा एरिया से छोटे गांव से आते, तो वो भी मतलब अच्छे से आगे तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में आज अभी स्क्वायर जैसी आईटी कंपनीज है, तो उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी का छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास से मिल रहा है, मतलब आगे मिलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो जो भी मेरे दंतेवाड़ा जिला से आसपास जो भी है, उनको लगता है कि मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में आईटी की कमी है, तो उनको स्क्वायर जैसी कंपनी मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी देगा इन फ्यूचर, वो इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं। तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में हो रहे सिविल वॉर के लिए वे जिम्मेदार हैं। दुबे ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो सांसद को बंद कर देना चाहिए। बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है।
लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर न्यायपालिका को डराने का आरोप लगाते हुए डुबे के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।